हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 1, 2, 3 मार्च का कंबाइंड। तो बने रही इस वीडियो में अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये बात की जा रही है इसरो की। इसरो ने अभी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च किया है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, उनका नाम है डॉक्टर के सिवन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसरो के अंतर्गत एक नवगठित ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसका एक पहला मिशन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मिशन किसका है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो कि इसरो के अंतर्गत इसको नवीन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और ये इसका पहला मिशन है जो अभी लॉन्च किया गया है। स्पेस किड्स स्टार्टअप कंपनी का उपग्रह, ये जो उपग्रह है स्पेस किड्स स्टार्टअप कंपनी का है और सतीश धवन सेट को भी भेजा गया है। इसमें तकरीबन 19 आई थिंक 21 कुछ उपग्रह में सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि भगवत गीता और PM मोदी जी की तस्वीर को लेकर गया है उपग्रह। तो ये आपसे पूछा जाता है कि क्या लेकर के गया है ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है। तो भगवत गीता की एक जो डिजिटल कॉपी है उसको लेकर के गया है ये जो सैटेलाइट है। इसमें ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है जो कि शामिल है इनमें। ब्राज़ील के सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया 1। तो ये इसके साथ 19 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है। इसका लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। अभी आप मुझे ये बताइए कि ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, कहाँ पर लोकेटेड है श्रीहरिकोटा। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इस व्हीकल का नाम है PSLV C51, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। C51 इस व्हीकल का नाम है जिसके थ्रू ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका पहला मिशन है ये। ब्राज़ील का सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा अमेजोनिया, अमेजोन के फॉरेस्ट से आपको याद रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इस न्यूज़ के संबंध में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात की जा रही है माउंट विशुवियस। माउंट विशुवियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है, इटली का ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे ज़मीन में दफन 2000 साल पुराना अनुष्ठानिक रथ मिला है ये। तो ये इसीलिए इसका नाम निकल के आया है माउंट विशुवियस का। तो इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी है ये, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है माउंट विशुवियस। मुझे ये बताइए कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है या डोर्मेंट ज्वालामुखी है माउंट विशुवियस। ये बात की जा रही है कथक नृत्य की। तो जयपुर से न्यूज़ है यहाँ पे। कथक नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जयपुर में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है, उनका नाम कमेंट उसमें कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट है। कथक नृत्य जयपुर से ही निकला है। इसका उद्गम जो है उत्तर भारत से हुआ है। तो जयपुर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर निकल के आता है। तो इनका नाम बताइए, उनके प्रवर्तक का क्या है कथक नृत्य के संबंध में। ये बात की जा रही है G21 ग्रुप जो है ये कांग्रेस के संबंध में ग्रुप है। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है, जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है ये। तो उसको G23 गुट के नाम से बोला गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ आइडिया होना चाहिए कि G23 क्या चीज़ है। तो ये ग्रुप 23 है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी नहीं है, वो राहुल गांधी जी को मानने को तैयार नहीं है। तो उनका कुछ मीटिंग है ये। उन्होंने इस प्रकार का ग्रुप एक डेवलप किया है जो कि इस प्रकार की चर्चाएं कर रहा है। तो इसको नाम दिया गया है G23। अभी हाल ही में इसकी जम्मू कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई है। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये बात की गई है कि कुछ नियम बदल जाएंगे 1 मार्च से। वो क्या नियम है, तो ये बैंक के बारे में बात की गई है। पूछा जा सकता है ये 3 बैंकों का मर्जर कर दिया गया है, यानी कि एक बैंक बना दी गई है। तो तीनों बैंक के नाम पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब, देना बैंक और विजया बैंक। ये 3 बैंक हैं जिनको कि मर्ज कर दिया गया है आपस में। तो नाम याद रखिएगा, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बात की जा रही है सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर में वॉकवे की दीवारों पर दिखेगा देव दरबार। तो ये बात की गई है यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर पर किस मुसलमान शासक ने आक्रमण किया था, उसका नाम, और किस ईयर में किया था। इसके अलावा उस समय सोमनाथ मंदिर जो एरिया है वहाँ पर शासक का नाम क्या था। तो ये कुछ 2-3 सवाल हैं इसके संबंध में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग जो है भारत के 12 उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव मंदिर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये अंटार्कटिका की एक खबर है। तो दो चीज़ें कंफ्यूज करते हैं, यदि आप मैप पे देखेंगे, एक होता है आर्कटिक रीजन, एक है अंटार्कटिक। तो आर्कटिक जो क्षेत्र है वो ऊपर वाला है, यदि आप मैप पे जाएंगे तो, यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में आता है ये। और अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि अंटार्कटिका में टूटा मुंबई से दोगुने आकार का हिमखंड, यानी कि जो बर्फ़ का एक पहाड़ जैसा बन जाता है उसको बोलते हैं हिमखंड। तो मुंबई से भी दुगने आकार का, समझ सकते हैं मुंबई कितनी बड़ी है, उससे भी डबल आकार का ये है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप समझ सकते हैं। समुद्री जो एरिया है वहाँ पर वाटर लेवल राइज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस प्रकार की चीज़ें निकल के सामने आएंगी। क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसलिए न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है, तो पता होना चाहिए अंटार्कटिका कहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये न्यूज़ आई थिंक रिपीट हो गई इसमें, आगे देखते हैं। ये बात की गई है ड्रैगन, यानी कि चाइना की बात की जा रही है, उसका साइबर स्ट्राइक की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ बताया गया है शैडो पैड वायरस है एक, जिसके द्वारा मुंबई में हुई थी अंधेरी, मतलब कि मुंबई में लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उस पर अटैक किया गया था। ये इस प्रकार का स्ट्राइक किया गया था शैडो पैड वायरस के द्वारा, कि मुंबई में मतलब एक तरीके से लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठप हो गई थी वहाँ पे। तो ये बात बताई गई कि इस प्रकार की हरकतें भी कर रहा है ड्रैगन। स्टोन पांडा की वैक्सीन में सेंध लगाने की बात भी चल रही है। तो ये क्या सेंध है कि यहाँ से वो डेटा चुराने का काम कर रहा है जो ड्रैगन है। तो इस प्रकार के वो जो हथकंडे अपना रहा है, जो साइबर अटैक से उनके द्वारा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये बताया गया है कि मुंबई में लाइट की सप्लाई है उसको इसने ठप करा दिया था, बाधित करा दिया था अपने शैडो पेड वायरस के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। आपको पता है गलवान घाटी में जो विवाद चल रहा है भारत चीन के बीच में, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अभी थोड़े पीछे हट गए दोनों, लेकिन अब इस प्रकार के काम भी किए जा रहे हैं साइबर स्ट्राइक के द्वारा। ये बात की जा रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो गोडावण इसको बोलते हैं। हाई कोर्ट ने कुछ बात बोली है यहाँ पे, गोडावण के संरक्षण का ब्यौरा मांगा है डिपार्टमेंट से। तो ये बात निकल के आई है, इंपॉर्टेंट बर्ड है राजस्थान का गोडावण। तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये इनकी कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है। IUCN इस कैटेगरी को प्रदान करता है। IUCN इंपॉर्टेंट बॉडी है। IUCN 1948 में इसको बनाया गया था IUCN को, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत शेड्यूल 1 कैटेगरी के अंदर आता है। गोडावण बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर पक्षी है ये, तो इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। टाइगर भी शेड्यूल 1 के अंदर आता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है ये। मुझे ये बताइए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किन किन देशों में पाया जाता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है यहाँ पे, एक किताब इन्होंने लिखी है जुगलबंदी। तो ये चर्चित किताब रही है बड़ी, जुगलबंदी। इसको लिखने वाले हैं, राइटर का नाम है विनय सीतापति जी। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मोदी जी जो है हमारे PM, उनको समझना है तो बीते 100 साल को समझें पहले कि क्या घटनाक्रम हुआ है भारत के अंदर। तो उसको लेकर के ये किताब लिखी गई है। तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस ये पता होना चाहिए कि जुगलबंदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो उनका नाम है विनय सीतापति। ये बात की जा रही है मेले की, इम्पॉर्टेंट मेला है, करौली में लगता है शिवरात्रि पशु मेला। पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पर लगता है, तो ये मेला लगता है करौली के अंदर। कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इस साल राजस्थान के अंदर मेले सभी की सभी। तो ये इसीलिए न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो पता होना चाहिए कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, वो होता है करौली के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पशु मेले किस जिले के अंदर आयोजित किए जाते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस को तत्काल करें दंडित, ये न्यूज़ निकल के आई है। तो बात क्या चल रही है, ये काफ़ी समय हो चुका है इस बात को। तो यहाँ पे है एक पत्रकार थे जमाल खशोगी। तो जमाल खशोगी जो पत्रकार हैं, ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया के निवासी थे। और इनको जो अभी मोहम्मद बिन सलमान हैं, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, राजा है वहाँ के, किंग हैं, लीडर हैं, तो उनके बारे में जमाल खशोगी साहब को बहुत कुछ पता था। उनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, और ये एक पत्रकार थे। लेकिन ये सऊदी अरेबिया से बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद तुर्की में रहे ये, और भी कई सारे देशों में रहे ये, और पत्रकारिता अपनी करते रहे। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने कई सारी आरोप लगाए, कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की मोहम्मद बिन सलमान के संबंध में। तो ये जब तुर्की में गए थे कुछ अपने जो पासपोर्ट है उसमें चेंजेस कराने के लिए, जमाल खशोगी साहब तुर्की की एम्बेसी में गए थे। तुर्की में एम्बेसीज होती हैं हर देश की, तो तुर्की में
सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी थी वहाँ पर ये गए हुए थे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कराने के लिए। तो वहाँ पर जमाल खशोगी साहब की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई वहाँ पे। तो ये उनकी पत्नी है वो ऐसी बात बोल रही हैं। इनका नाम है हैटिस कैंगिज। तो वो बता रही हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस को तत्काल करें दंडित, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जघन्य तरीके से जमाल खशोगी साहब की हत्या करा दी थी। तुर्की के अंदर जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी, उसके बाद उस एम्बेसी में जाने के बाद इनका कुछ अता पता नहीं लगा कि कहाँ गए जमाल खशोगी साहब। तो इनकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु करा दी गई। तो ये कुछ न्यूज़ चली थी न्यूज़पेपर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रही थी न्यूज़। तो ये भी पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान कौन है। तो ये सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक खबर है। ये आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये बात की जा रही है टर्की की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये है सऊदी अरेबिया। तो इन दोनों देशों के बीच की बात है ये। और ये देख सकते हैं आप इंडिया को यहाँ पे। तो टर्की के अंदर, टर्की कैपिटल अंकारा है, यहाँ पर उनकी एम्बेसी थी सऊदी अरेबिया की। टर्की के अंदर एम्बेसी सऊदी अरेबिया की, यहाँ पर जमाल खशोगी साहब की हत्या कर दी गई एम्बेसी के अंदर। तो ये कुछ न्यूज़ है, तो इसको लेकर के ये चर्चाएँ चालू है। ये बात की जा रही है, आज ही की खबर है, पेज नंबर 1 पे। यहाँ पर एक डेटा निकल के आया है, लिंक्ड इन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि इसमें कुछ इन्होंने जो पब्लिश किया है, डेटा कलेक्ट किया है, उसके तहत कि 37% भारतीय महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मिलता है कम वेतन। यानी कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में वेतन कम मिलता है। ये डेटा निकाल कर लेकर आए हैं। और कोविड-19 के समय महिलाओं की जॉब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, इसको लेकर के भी इन्होंने बात बोली है। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया कि ये इस प्रकार का डेटा किसने निकाला है। तो लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 में ये बात बोली गई है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में मिलता है कम वेतन। ये बात की जा रही है 9 वर्षीय ऋत्विका, इनकी बात की जा रही है। इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो बहुत ही अच्छा एक कारनामा कर डाला है महज 9 वर्ष की उम्र में। तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं ये कदप्पल ऋत्विका। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला बन गई हैं कदप्पला ऋत्विका। यह चोटी तंजानिया देश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है, कहाँ पर स्थित है ये जो चोटी है किलिमंजारो? तो तंजानिया देश के अंदर स्थित है। और इसके ढलानी भागों में एक जनजाति निवास करती है, इसका नाम है छग्गा जनजाति। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि छग्गा जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो किलिमंजारो को जो ढलानी भाग है वहाँ पे मिलती है छग्गा जनजाति, और तंजानिया देश के अंदर ये अवस्थित है पर्वत चोटी। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट पता होना चाहिए इनके बारे में आपको। ये बात की जा रही है लोकसभा राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा राज्यसभा टीवी की बात की जा रही है। अब ये टीवी एक कर दिए गए, इनको नाम दिया गया संसद टीवी। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछी जा सकती है कि अभी लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम क्या कर दिया है। तो इन दोनों को मिलाकर के नाम हो गया है संसद टीवी। तो लोकसभा टीवी बनाया गया था 2006 में, इसको स्टार्ट किया गया था, और राज्यसभा टीवी 2011 में शुरू हुआ था। तो अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और नाम दे दिया गया संसद टीवी। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। ये बात की जा रही है, वरुण गांधी साहब हैं, सांसद और भाजपा नेता हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता की ओर कदम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल और डीजल मांग, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण की दिशा में सुधार के कई उपाय किए मौजूदा सरकार ने। तो अपनी सरकार की ये तारीफ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाजपा से संबंधित हैं, सांसद है भाजपा से। हालांकि इन्होंने कुछ अच्छे फैक्ट भी यहाँ पे दिए हैं। ई रिक्शा की बात की है यहाँ पे कि भारत में कई सारे ई रिक्शा अभी अपनाए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जो ईंधन है, जो कच्चा तेल है, हम सबसे ज़्यादा वेस्टर्न साइड से खरीदते हैं, मतलब कि जो खाड़ी देश है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी मार्च 2020 की जो बात थी, वहाँ पे काफ़ी कम थे इनके रेट्स, काफ़ी डाउन थे। उसका रीज़न ये था कि कोविड-19 आ गया था, लेकिन अभी इकोनॉमी ओपन हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा जो ओपेक देश है, ओपेक देश का मतलब है तेल उत्पादन करने वाले देश, इसमें तकरीबन 15 देश आते हैं, ओपेक कंट्री जो बोली जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया, पिछले कुछ वर्षों में इनको ये पता लगा कि हमारे जो कच्चा तेल है उसकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई। तो उसके चलते इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम कच्चे तेल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं करेंगे, उसका उत्पादन इन्होंने कम कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं, जब उत्पादन कम हो जाएगा तो मार्केट में चीज़ कम अवेलेबल होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ जाएगी। तो अभी ये जो कच्चा तेल है
आप देख सकते हैं 2020 में $30 प्रति बैरल की मुकाबले अभी इसकी कीमत हो गई है 2021 में $64 प्रति बैरल। कारण यही है कि इन्होंने उत्पादन को गिरा दिया है, कम कर दिया है इन्होंने उत्पादन को। तो उसके लिए ये ऑल्टरनेट बता रहे हैं कि भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि ये ई रिक्शा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एथेनॉल की बात भी की जा रही है। एथेनॉल का यूज़ एनर्जी के क्षेत्र में करने की बात की जा रही है। तो जो चीनी मिल्स हैं जो गन्ना उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए बायोफ्यूल की बात की जा रही है, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है, प्लस कंट्री को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं गेम चेंजर हो सकता है कृषि अर्थशास्त्र के लिए बायोफ्यूल जो है, बायोफ्यूल। तो यहाँ पर एथेनॉल की बात की गई है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा एथेनॉल से। तो ये एथेनॉल की बात की जा रही है। इसके अलावा हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी क्षेत्र हमारा, हम इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं, तो सोलर से बहुत ज़्यादा बनाने की बात भी की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चर्चा की जा रही हैं पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कारण उसका यही है कि उनका उत्पादन उन्होंने कम कर दिया ओपेक देश ने, और इसको लेकर के ऑल्टरनेट यही है कि अब भारत को भी अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाहिए, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट, कुछ सेल्फ रिलायंस अपनी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। इसीलिए एथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर डिस्कस की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब नीली क्रांति को बढ़ावा। तो नीली क्रांति आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इसका संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से, मत्स्य इसको बोलते हैं हम। तो उसके संबंध में है ये जो नीली क्रांति है, तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। नीला यानी कि आप पानी जब देखते हैं, साफ पानी, तो आपको नीला कलर उसका प्रतीत होता है, तो वहाँ पे मछलियाँ होती हैं नीले पानी में। तो इससे आप याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ये बात की जा रही है माउंट सिनाबुंग की। तो माउंट सिनाबुंग ये एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, सुमात्रा द्वीप पर है, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप के अंदर है। जावा द्वीप पर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, लेकिन ये सुमात्रा द्वीप भी इंडोनेशिया देश का ही भाग है, जहाँ पर की स्थित है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, जहाँ पर के अभी विस्फोट देखा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। ये एक पक्षी की बात की जा रही है। 170 वर्ष गायब रहने के बाद दिखा दुर्लभ पक्षी ब्लैक ब्राउड बबलर। तो इंडोनेशिया के जंगल में ये पक्षी पाया गया है। 170 साल बाद गायब रहने के बाद इस पक्षी को खोजा है। इसका नाम है ब्लैक ब्राउड बबलर। तो ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि ये कहाँ पे जंगलों में पाया गया है। ये तो ये इंडोनेशिया के जंगलों में पाया गया है 170 वर्ष बाद। तो अच्छी खबर है ये वाइल्ड लाइफ के लिए कि इस प्रकार से 170 साल बाद एक पक्षी का दोबारा से पाया जाना जंगल के अंदर। तो ये अच्छी खबर है, नाम जरूर याद रखिएगा, ब्लैक ब्राउड बबलर। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।